हेलो बच्चों, तो आज हम लोग गुरु बीजाणु जनन से पहले देखेंगे बीजांड की संरचना कैसे होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स है। क्लास में भी आपको इसके बारे में मैंने सब कुछ बताया है। ये बीजांड काय का पूरा बॉडी है। शुरुआत में ये बिल्कुल सामान्य कोशिका से ही भरी हुई होती है। इसके ऊपर दो आवरण होते हैं। पहला जो बाहरी आवरण होता है उसे बाह्य अध्यावरण कहते हैं और जो अंदर होता है अंतः अध्यावरण कहते हैं। और बीजांड काय के पीछे का भाग जहाँ से अध्यावरण शुरू होता है, बनना शुरू होता है, इसे निभाग कहते हैं। और जहाँ अध्यावरण नहीं पाया जाता है, बीजांड काय के पास जहाँ अध्यावरण नहीं होता है, इसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये जो बीजांड काय है यह जहाँ से जुड़ा होता है इसे नाभिक कहते हैं, और जिस वृंत से जुड़ा होता है इसे बीजांड वृंत कहते हैं। और ये पूरी संरचना जहाँ से जुड़ी होती है इसे अप्रा या प्लासेंटा कहते हैं। बीजांड की संरचना देखने के बाद बच्चों देखते हैं कि अब इसमें कैसे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का सीक्वेंस होता है जिससे मादा कोशिका का निर्माण होता है। तो जब शुरुआत में यह साधारण कोशिका से ही भरी हुई होती है बीजांड काय, लेकिन बाद में इसमें कुछ कोशिकाएं जो हैं वो बिल्कुल अलग सी हो जाती है। और चूँकि ये द्विगुणित संरचना है, इसमें एक अलग सी कोशिका बन जाएगी जिसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। और सबसे पहले इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में बच्चों आपको पता है कि एक कोशिका दो कोशिका में बट जाती है और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान होती है। इससे जो दो कोशिका बनेगी वह पहला होगा। तो आज हम लोग फिर प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जो आपको पहले बताया गया कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की रचना होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या बनाता है, चार गुरु बीजाणुओं के बनने के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद चार गुरु बीजाणु जो बनते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। तो अब हम लोग देखेंगे कि भ्रूण कोश के अंदर कैसे यह प्रक्रिया होती है। ये संरचना आपको पहले बता दिया गया कि जो भ्रूण कोश होता है उसमें दो कोशिकाएं विशेष रूप से बन जाती हैं, गुरु बीजाणु कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका और प्राथमिक द्वितीय कोशिका। अब इसमें बच्चे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह जो भ्रूण कोश होगा इसमें क्या बनेगा, इसके अंदर चार मातृ कोशिका के अंदर जो होगा वो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे चार गुरु बीजाणु बनेंगे। लेकिन इस चार गुरु बीजाणु में सिर्फ एक गुरु बीजाणु क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा और बाकी जो तीन होंगे यह क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और यह अब जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये ही अब संख्या में आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। ये क्या है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। और बच्चों इसमें जो यहाँ सिर्फ केंद्रक विभाजन हम लोग का किया था, केंद्र और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ। और इसमें से तीन केंद्रक जो है वो अक्रियाशील हो गए, समाप्त हो गए, और एक ही केंद्रक क्या हुआ, क्रियाशील हुआ और यह आगे की ओर बढ़ेगा और इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने के कारण हम लोग जानते हैं कि एक ही कोशिका क्या होती है, अब यह केंद्रक क्या होगा, दो बन जाएगा।
2 केंद्रक का निर्माण करेगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन करेगा यह, और समसूत्री विभाजन के कारण अब 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। 2 से 4 कोशिका का निर्माण होगा। फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होने के कारण अब इसमें 4 से 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। इसमें अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिसमें ये जो सारे केंद्रक होंगे कुछ ऊपर निभाग के तरफ पे होंगे। इसके ऊपर कोशिका द्रव्य का निर्माण होगा। बीच वाली कोशिका 2 केंद्रक होंगे, नीचे 2 केंद्रक आ जाएंगे और एक जो होगा हमारा वह अंड कोशिका होगा, अंड कोशिका होगा। और इसमें अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? n होगी। इसे ही भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और अब इसमें अगर देखा जाए तो केंद्रक की संख्या कितनी है बच्चों? तो केंद्रक की संख्या 8 है और कोशिकाओं की संख्या 7 है। तो यह अवस्था में पूछा जाता है कि भ्रूण कोश में कोशिकीय अवस्था में 8 केंद्रक और 7 कोशिका, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाली अवस्था है। ये भ्रूण कोश की संरचना है, जिसमें ऊपर की 3 कोशिकाएं प्रति व्यासांत कोशिका एंटीपोडल सेल कहते हैं और मध्य में 2 कोशिकाएं ध्रुवीय केंद्रक, इसे द्वितीयक केंद्रक भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेल। और नीचे की ओर 2 कोशिकाएं होती है जिसे सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका कहा जाता है। और ये जो बड़ी कोशिका आपको दिख रही है इसे अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं। तो ये आपका समाप्त हुआ गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु की संरचना। पहले हमने देखा पराग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिससे पराग कण का निर्माण होता है। और पराग मातृ कोशिका ये बीजाणु विद संरचना हो गई और जिससे नर युग्मक बनता है, इसे युग्मको विद संरचना कहते हैं। गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण गुरु बीजाणु से होता है और इससे फिर भ्रूण कोश का विकास होता है, जिसमें अंड कोशिका होती है। तो गुरु बीजाणु से लेकर गुरु बीजाणु तक ये बीजाणुविद संरचना हो गई। और जब गुरु बीजाणु से युग्मक बनता है जिसे बोलते हैं युग्मकोविद। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।